हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट जो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर बॉयड होते हैं। और वो कहाँ मेंशन होते हैं? वो होते हैं सेक्शन 25 से लेके 30 तक, सेक्शन 30 में। और अब हम इसका ये पढ़ लेते हैं फटाफट। सेक्शन 25 to 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 mention those agreement which are void. Void agreement are defined in section 2 subsection G of the act. According to it, an agreement not enforceable while law is said to be void. Thus section 25 to 30 of the act mention following agreement to be void. जैसे कि हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं उनको इन्फोर्स भी नहीं कराया जा सकता। और वो कहाँ मेंशन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में मेंशन है। ये इनके सेक्शन कौन कौन से हैं? इनके सेक्शन हैं सेक्शन 25 से लेके 30 तक। अब देखते हैं वे कौन से एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, वो एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वो मेंशन है सेक्शन 25 में। मेंशन है दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड। दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन इन डिटेल। मैंने आपको पिछली वीडियो में वो डिटेल में बताए थे। इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे लव एंड अफेक्शन में आ गया, वहाँ कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रीवियस में, जैसे कोई प्रीवियस में वर्क किया तो उसके बदले में अगर कोई काम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी वॉइड नहीं है, उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जो बियर डेट होते हैं, बैड डेट हो चुके हैं, अगर वो रिकवर हो रहे हैं तो वो भी होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन, वो वैलिड होते हैं। अदरवाइज जो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन कोई भी एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। और अब ये था सेक्शन 25। अब करते हैं हम सेक्शन 26। इसमें क्या मेंशन है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। वही ना कि किसी की भी मैरिज में कोई रोकथाम, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मैरिज। हम उसको, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें माइनर के केस में है जो उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। सो एवरी एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ minor is a void. This means that every person has the right that he shall marry and to that person whom he like. No interference allowed in this right. वही इसमें कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। ये इसकी कुछ हैं एग्जाम्पल हैं, वो आप देख लेना। और थर्ड है, जैसे हमने सेक्शन 25 कर लिया, 26 कर लिया, अब है एग्रीमेंट सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। देखो, ट्रेड में भी हम किसी को वो नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू ट्रेड। इसको हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट मेंशन दैट ऑल such agreement shall be void which create restraint in any type of occupation, trade or business of a person. In simple words, agreement creating restraint in lawful trade, occupation और business are void, ठीक है। वो void होता है, वो भी अगर restriction किसी में लगाई जाती है। तो इसमें ये हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। हम कहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन तो वॉइड है, लेकिन एक्सेप्शन है कि कब वैलिड होता है। तो एक्सेप्शन सबसे पहले है सेल ऑफ गुड्स। वेयर द गुड्स ऑफ एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन, जहाँ सेल ऑफ गुडविल की है, किसी ट्रेड की हमने गुडविल सेल कर दी, जैसे किसी कंपनी का ब्रांड का नेम चल रहा है, तो अगर उसने वो नाम ही उसको सेल कर दिया, उसकी गुडविल सेल कर दी, तो वो बंदा दोबारा से वो सेम नाम नहीं यूज़ कर सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड है। इसमें नेसेसरी चीज़ें कौन कौन सी होंगी? ट्रेड इज़ सिमिलर, ट्रेड सिमिलर होना चाहिए।
है ना, उसकी जो लिमिट है स्पेसिफाइड लोकल लिमिट मेंशन की होगी। जैसे एक ही सिटी में वो प्रोडक्ट मशहूर था, उन्होंने उसमें उसको सेल कर दी गुडविल, तो उस सेम सिटी में वो दोबारा बिजनेस नहीं कर सकते। और इसमें है जिसने वो परचेज किया वो वही बिजनेस करेगा जो उसने खरीदा है, वो अलग नहीं करेगा। द रिस्ट्रेंट रीजनेबल इन द आई ऑफ कोर्ट, कोर्ट की आंखों में वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये एक हो गया कि जहाँ वैलिड है रिस्ट्रिक्शन। और सेकंड है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी वही सेम है, वेयर देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म दैट एनी पार्टनर शैल नॉट कैरी अ सिमिलर और अदरवाइज एनी ट्रेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप। वही कोई पार्टनरशिप बनाई मिलके, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हमारे वो पार्टनरशिप है वो ही वो काम करेगी, उसका कोई भी पार्टनर अलग से वो सेम काम नहीं करेगा। डाइजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डाइजोल्यूशन के टाइम में भी ये एग्रीमेंट किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डाइजोल्यूशन पार्टनरशिप और ए पार्टनर गोइंग आउट partnership if any agreement is made between the partner and that such partner shall not carry a business similar to that of firm for a specific time, then such agreement shall not be void provided that it is a reasonable। वही है, reasonable तो हर जगह होना ही चाहिए। अब आगे है ये हमने सेक्शन 27 किया था, रिस्ट्रिक्शन है जो ट्रेड में है। अब एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग देखो, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू कोर्ट जाने का है, अपनी लीगल प्रोसीडिंग कराने का कोई भी है, हर एक पर्सन के पास राइट है। हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप कोर्ट में नहीं जाओगे, आप कोई केस नहीं सूट फाइल करोगे। अपनी लीगल मतलब लॉ होता है, लॉ हर एक की सेफ्टी के लिए होता है, तो हम इसको डिप्राइव नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को उसकी जो लॉ है, जो उसको बेनिफिट मिला हुआ है एज अ नेशनलिटी जहाँ किसी भी देश में, हम उसको डिप्राइव नहीं कर सकते उसको जो भी उनको बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट सबके लिए है। तो वही है, अगर हाँ कोई ऐसा करेगा कि आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं करवा सकते, वो वही है, वो वॉइड होगा। सेक्शन अंडर सेक्शन 28 एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू गो द कोर्ट, वही सेम चीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट, वही उसने अपने राइट यूज़ करने हैं। हैव राइट फॉर लीगल प्रोसीडिंग, नो पर्सन कैन प्रिवेंट नॉर take away himself from the right if any person is restrained in the using of usual legal proceeding by any agreement, then such agreement shall be void under section 28 to that extent। ठीक है, होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें भी सेम ये इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं वो पढ़ लेते हैं। अब एग्रीमेंट आल्सो हैव टू एक्सेप्शन विच आर द where an agreement is for solving a dispute by arbitration, there it shall not be considered to be an agreement in restraint of legal proceeding, because it neither take away from the jurisdiction of court nor reduce it. Also an arbitrator act as a judge, his order can be altered or amended or set aside by the court। वही है, अगर इसमें हम एग्जांपल के थ्रू समझें, किसी में किसी चीज़ की सहमति होगी, डिस्प्यूट चल रहा था, उनकी सहमति होगी, वो उनका लेना देना हो गया, लेकिन उसमें क्या करते हैं बंदे, वो रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं कि इस केस को अब दोबारा से नहीं उठाया जाएगा, दोबारा इसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है डिस्प्यूट वहाँ का वहाँ रहेगा और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, तो फिर जैसे तो डिस्प्यूट सॉल्व भी नहीं होंगे। तो ये है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और सेकंड क्या है, वेयर बाय अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट टू और मोर पर्सन ऑन अ क्वेश्चन विच हैड ऑलरेडी अरोज बिटवीन देम एग्री टू रेफर it an arbitration, there such an agreement shall not be considered void।
वही है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन का, विच हैड ऑलरेडी रोजन बिटवीन देयर इन, जो पहले भी राइज हो चुका है इनमें क्वेश्चन, एग्री टू रेफर टू एन आर्बिट्रेशन दैट सच एग्रीमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड वॉइड, फिर वो वॉइड नहीं होगा। अब सेक्शन 5 है, वो सेक्शन 5 में हम बताएं अनसर्टन एग्रीमेंट। जो सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दोज एग्रीमेंट एज वाइड विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट मीनिंग, जिनका मीनिंग ही डेफिनेट नहीं होगा और इज नॉट पॉसिबल टू determine the meaning. Section 29 read as agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain or void. ठीक है, जो सर्टेन नहीं है वो void होंगे। अंडर सेक्शन 29 एग्री टू सेल टू बी द टन्स ऑफ oil, this 100 tons of oil, this agreement is void as it does not determine that type of ऑयल, क्योंकि इसमें उसने बोला कि आप मुझे 100 टन ऑयल भेज दो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन वो अनसर्टन है किस टाइप का, कौन सी क्वालिटी का, कौन सा ऑयल भेजना है, वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। और इसके आगे अब करते हैं सेक्शन 30 ऑफ दिस एक्ट। ये इसमें सेक्शन 30 में कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वो होते हैं बेजरिंग एग्रीमेंट। वही कोई शर्त लगा ली कि ये काम हैपन होएगा या नहीं हैपन होएगा। जैसे दो हम इसमें एग्जांपल के, जैसे मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो कुछ लोग कहेंगे इंडिया टीम जीतेगी, उस पर शर्त लग गई, और कुछ बोलेंगे बी में लगी। तो वही है, अनसर्टन है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, कुछ भी वो नहीं है। ठीक है, सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट डिक्लेयर द बेजरिंग एग्रीमेंट एज वॉइड, यूनिवर्स डेफिनेट बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट, कोई इसकी वो नहीं है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेजरिंग में, ये देख लेते हैं। 2 पार्टीज रिक्वायर्ड होती हैं। ए प्रॉमिस टू पे मनी और थिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, जब मनी पे करेगा या कोई चीज़ देगा उसमें। प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, वही है। प्रॉमिस किस पे डिपेंड करता है, कुछ हैपनिंग होगी या नहीं होएगी। इवेंट शुड बी अनसर्टन होएगा। एवरी पार्टी हैज़ द चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग, कोई भी एक पार्टी जीत सकती है, एक पार्टी हार सकती है। इसमें लूज ऑफ वन पार्टी शैल बी विक्ट्री ऑफ अदर पार्टी, अगर एक पार्टी को लॉस होगा तो डेफिनेट दूसरी पार्टी को प्रॉफिट होगा। हम बोल सकते हैं वो जीतेगी। उनकी जो शर्त है, उनकी इंटेंशन शर्त लगाना ही होगी। देयर हैव नो अदर इंटरेस्ट, उनका उसके मतलब कोई भी बेट लगाई है उसके अलावा उनका और कोई मोटिव नहीं होएगा। ये है। तो इंश्योरेंस, इसमें इन्होंने वो आगे डिफाइन किए हुए हैं सेक्शन इंश्योरेंस एग्रीमेंट ऑफ द एक्ट कंसीडर एंड बेजरिंग एग्रीमेंट, बेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। बेजरिंग तो वॉइड होते हैं, बट जो इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस एग्रीमेंट होते हैं, वो वॉइड नहीं होते, वो वैलिड होते हैं। बट वेदर द इंश्योरेंस एग्रीमेंट बेजर और नोट, देयर इज डिफरेंस ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि ये बेजर नहीं होते, वो शर्त नहीं लगाते। ठीक है, उनका मोटिव ये नहीं होता। ठीक है, ऐसी ये हाई लो प्राइस ट्रांजेक्शन्स, ये हैं चिट फंड है, ये आप लॉटरी वगैरह ये देख लेना। ठीक है, तो ये हैं सेक्शन 25 से लेकर 30 तक है जो वॉइड होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं वो जो हमने वो डिस्कस कर ली हैं, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके डिटेल में देख लेना। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।